हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को उनके स्वास्थ्य संबंधी देखभाल और मातृत्व सुविधाओं के विषय में जागरूक करना है। आइए जानते हैं डॉक्टर पवन गुल्हाने से विशेष चर्चा में। मैं डॉक्टर पवन गुल्हाने हूँ, पेशे से स्त्री रोग तज्ञ हूँ। नागपुर में मेडिग्रेस हॉस्पिटल रामदासपेट में पिछले 6 साल से कार्यरत हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली जो चीज़ शुरू होती है मातृत्व बनने के लिए वो मैरिज से पहले से शुरू होनी चाहिए। मतलब जो हमारे यहाँ पे बच्चियाँ होती है उनका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, उनको आयरन का सप्लीमेंट अच्छा मिलना चाहिए, अगर हेल्दी डाइट उनको मिलनी चाहिए, मतलब माल न्यूट्रिशन अवॉइड होना चाहिए, सो दैट जो आयरन के स्टोर मदर में रहते हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे उनके पास रहेंगे वो एडिक्वेट रहेंगे और मातृत्व में होने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो पाएगी। कम उम्र में जैसे शादी हो जाती है, अगर 20-21 की उम्र में शादी हो जाती है और वो जो लेडी है वो बहुत जल्दी माता बनने लगती है, तो ऐसे में किस तरह का यानी कि विशेषकर ध्यान उन्हें रखना चाहिए, क्या कहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि जो कम उम्र की माता होती है उन्होंने अर्ली कंसल्टेशंस डॉक्टर के करने चाहिए और प्रेगनेंसी रहने के पहले ही जो कुछ एडवाइसेस डॉक्टर की लेनी चाहिए, न्यूट्रिशन संबंधी, कुछ फॉलिक एसिड लेने के संबंधी। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है और आपको कोई और प्रॉब्लम्स है जैसे सिकल सेल एनीमिया बहुत कॉमनली हमारे तरफ देखा जाता है, उस बारे में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उसके हिसाब से आगे की जो ट्रीटमेंट वगैरह वो कंटिन्यू पहले कर सकते हैं। और जैसे ही उनका मातृत्व डायग्नोज होता है, जैसे यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह करके उनका मातृत्व डायग्नोज करते हैं, उसके बाद में इमीडिएटली उन्होंने डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए कि उनकी जनरल कंडीशंस कैसी है माता की, उनकी प्रेगनेंसी की ग्रोथ कैसी है और उसके बाद में वो डाइट क्या ले सकते हैं, उनकी जो इनिशियल प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, ये सारी सलाह डॉक्टर से उन्हें लेनी चाहिए। अक्सर सोनोग्राफी को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस पैदा होता है, तो देखा जाए तो इस प्रेगनेंसी के टाइम पर सोनोग्राफी लगभग कितनी होनी चाहिए और कब कब होनी चाहिए, क्या कहेंगे? सोनोग्राफी के बारे में हमेशा से असमंजस बना रहता है। हमारे हिसाब से सोनोग्राफी एज सून एज प्रेगनेंसी डायग्नोज होती है उसके बाद में जनरली 5 to 6 वीक्स में बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है, उसके बाद में 6 to 7 वीक्स में हम लोग बच्चे की सोनोग्राफी कर सकते हैं, सो दैट ये पता चले कि बच्चा लाइव है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। दूसरी सोनोग्राफी जो होती है वो एंटी स्कैन जिसको बोलते हैं, जिसमें बच्चे में कोई कमी तो नहीं पता करने के लिए होती है। जनरली हम लोग 11 to 13 वीक्स के बीच में करते हैं। तीसरी सोनोग्राफी जिसको हम लोग एनोमली स्कैन बोलते हैं वो लगभग 4.5 महीने के आसपास, मतलब 18 to 20 वीक्स के बीच में हम लोग करते हैं। और एक आखिरी की सोनोग्राफी 32 वीक्स पे करनी चाहिए, जिसमें डॉपलर सोनोग्राफी बेबी की भी होना चाहिए, जिसमें बच्चे को ऑक्सीजन जो सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है वो बराबर से है कि नहीं वो अपन याद कर सकें। सेम उसी तरह खान पान को लेके भी एक असमंजस बना होता है। जब स्त्री माता बनने के कगार में होती है तो क्या खाए और क्या ना खाए, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। तो उसमें किन किन तरह की यानी प्रसूति पूर्व कौन सी चीज़ें उन्होंने खानी चाहिए और प्रसूति बाद कौन सी चीज़ें खाना चाहिए, क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जो माता होती है उन्होंने हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना चाहिए और जैसे हर डॉक्टर बताते हैं उन्होंने आयरन और कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन लेना ही चाहिए, क्योंकि अपनी जो प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए जितना हम लोग को लेना पड़ता है वो डाइट से सफिशिएंट नहीं हो सकता है। इसलिए आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स उन्होंने लेनी चाहिए और अदरवाइज बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शंस ऐसे बहुत कुछ रहते नहीं है, लेकिन बाहर का खाना या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा खाना या फिर बाहर का पानी पीना जिससे उनको बार बार पेट की इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं, वो सब अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज हेल्दी डाइट विद आप हरी सब्जियाँ ज़्यादा खा सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हो, जिससे आपको कब्ज़ियत की जो प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में वो कम हो जाए। आप प्रोटीन के तौर पे एग्स खा सकते हो। ये तो होगी सर प्रसूति दौरान माता की बातें। अगर बात की जाए जब प्रसूति हो जाती है उसके बाद माता को एक बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला वो पीरियड होता है, तो ऐसे में कौन सी चीज़ों के खान पान उपलब्ध यानी के तौर पर करने चाहिए, क्या? हम लोग एक बार डिलीवरी हो गई तो हम लोग रेस्ट्रिक्शंस बहुत ही कम बताते हैं माताओं को, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो खाएं। अदरवाइज हमारे जो सोसाइटी में नोशंस है कि माता ने सिर्फ दाल का पानी और रोटी ही खानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने हर चीज़ खानी चाहिए जो एक नॉर्मल पर्सन के लिए घर में बन रही है। कोई रेस्ट्रिक्शंस हम लोग को नहीं रखनी चाहिए।
सिर्फ उन्होंने ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा मसाले वाला चीज़ें जो ना खाए, सो दैट जो एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज एक बार नॉर्मल डिलीवरी होगी तो आप 6 घंटे के अंदर खाना शुरू कर ही सकते हैं मदर को। और सिजेरियन सेक्शन के बाद हम लोग एक 10 से 12 घंटे के बाद डाइट शुरू कर देते हैं, और उसमें ऐसे रेस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं होती है। जो भी उनको अच्छा लगता है खाना, जो पौष्टिक खाना अपने घर पे बनता है सबके लिए, वो खाना घर पे खा सकते हैं। जी, सुरक्षित मातृत्व दिवस के ऊपर में आप जनता को चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे? मुझे ऐसा लगता है कि सुरक्षित अगर माता होगी, क्योंकि माता एक ऐसा फेज होता है एक परिवार के लिए, एक सिर्फ स्त्री के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए ऐसा एक फेज होता है जिसमें लोगों को डर भी होता है और आने वाले बच्चे के लिए खुशी भी होती है। इसके लिए अगर आपको अपने प्रॉब्लम्स अवॉइड करने हैं तो रेगुलर आपको चेकअप करना चाहिए, और जो कहीं सुनी बातें होती है उसको अवॉइड करके जो डॉक्टर आपको सलाह दे रहा है उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। जी सर, आपके बारे में अगर बात की जाए तो आप लगभग 6 वर्षों से अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में आपने अनगिनत केसेस देखेंगे, ऐसा कोई एक आध केसेस जो बहुत ज़्यादा यादगार रह गया होगा, ऐसा कोई इंसिडेंस? ऐसे तो बहुत सारे केसेस है, क्योंकि मैं रूटीनली 6 से 7 ऑपरेशंस दिन में करता हूँ। तो हमारे पास एक पेशेंट थे जो कहीं और से रेफर होकर हमारे पास से आए थे, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, और बिकॉज वो थोड़े इंटीरियर एरिया के थे तो ब्लड प्रेशर की बराबर जांच नहीं हुई, बराबर ट्रीटमेंट लिया नहीं है, बराबर समझे नहीं पेशेंट को। तो जिस टाइम पेशेंट हमारे पास में आए थे वो कंटिन्यूस एक्लैम्पशिया की फेज में, जिसको सीजर्स बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी में आते हैं, ऐसे पेशेंट थे। उनको इमरजेंसी हम लोग को डिलीवरी करनी पड़ी। डिलीवरी होने के बाद में ही भी उनको कन्वर्जन आते रहे कम से कम 5 से 6 दिन। उसके बाद में उनको इतनी दिमाग में प्रॉब्लम हो गई कि एक साइड की बॉडी उनकी पैरालाइज हो गई, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मैनेज की। और उसके बाद में एट द एंड ऑफ द डे, जब 11 दिन के बाद जब वो पेशेंट हमारे साथ आके हमारे साथ एक फ़ोटो खिंचवाई उन्होंने, रिक्वेस्ट करके कि सर आपने हमारी जान बचाई है, तो एक फ़ोटो हमारे साथ चाहिए। तो वो एक यादगार लम्हा हमारे पास है, जब पेशेंट हमारे पास इतनी सीवियर होकर आई थी, उसके बाद में हमने मदर और बच्चों दोनों को बचा के उनको एक सेवा प्रदान की। किस तरह की एक खुशी हुई होगी उस दौरान आपको? खुशी तो होती है, हर पेशेंट को हम चाहते हैं कि हमारे हाथ से जो भी पेशेंट हमारे हाथ से जाए वो अच्छा होके जाए, उनको अच्छा रिजल्ट्स मिले। अनफॉर्चुनेटली मेडिसिन गणित की तरह से नहीं होती है कि जिसमें 2 और 2 हमेशा 4 ही होनी चाहिए। मेडिसिन में बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है, ऐसे बॉडी में हमारी सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है मेडिसिन या फिर मेडिकल प्रोफेशन में। तो खुशी ज़रूर होती है जो हम लोग कॉम्प्लिकेटेड केसेस सॉल्व करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन हम लोग ऐसा कोई पेशेंट ट्रीट करके हम लोग घर भेज सकते हैं, तो हमको उस दिन की याद आती है जिस दिन हम लोगों ने मेडिकल में करके दिन प्रवेश किया था। की मतलब हम जो हमारे मराठी में बोलते हैं कि आमच्या कामाचं हे चीज झालं, असं आम्हाला वाटतं। सर, कोरोना का बहुत विकट ऐसा समय चल रहा है, कोरोना को लेकर क्या एक मैसेज आप देंगे? कोरोना से तो पूरा विश्व ही ग्रसित रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा नागपुर शहर मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ देखिए, हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो मैं चाहूँगा, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी लॉकडाउन अनाउंस किया है, तो सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर और हैंड वॉश की जो गाइडलाइंस हम सबको पता है, लेकिन म्हणतात की कळतं पण वळत नाही, म्हणून तुम्ही तुमच्या लाईफस्टाईलमध्ये, आपकी लाईफस्टाईल में ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करिए। आपके परिजनों का ख्याल रखिए, क्योंकि जो लोग बाहर जाते हैं जनरली वही इन्फेक्शन लेके घर में आते हैं, और उसके बाद सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो जो भी वर्किंग पीपल है, उन्होंने कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम उनका जो कांटेक्ट हो ऐसे मरीजों के साथ, या अगर ऐसे कोई जगह पे जहाँ पे कंटामिनेशन हो, उनकी कोशिश करनी चाहिए उन्होंने। और अभी ये पीरियड बहुत ही ज़्यादा दुख भरा है, बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स है, लेकिन हम लोग को संयम बरतना पड़ेगा, क्योंकि आप हिस्ट्री अगर देखेंगे तो पैंडेमिक चलते हैं, पैंडेमिक रहते हैं, लेकिन मानव जाति आज तक हर पैंडेमिक पे जीती है, और इस बार भी हम लोग बाहर आएंगे, हम जीतेंगे। इसके लिए हम लोग को संयम बरतना पड़ेगा। और जो मेडिकल पर्सनल है, जो आपके पुलिस है, जो बाकी सारे लोग जो आपका भला चाहते हैं, उनका सहयोग हमें करना पड़ेगा। अगर कोई दिक्कत है तो अर्ली कंसल्टेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट है
घर पे बहुत दिनों तक रहने के कारण भी कॉम्प्लिकेट होकर आते हैं। अगर अर्ली आपको सिम्टम्स आते हैं तो डरिए नहीं, आप टेस्ट करिए, डायग्नोज कर लीजिए और उसके बाद में कोशिश करिए कि आपको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिले, सो दैट आपका एडमिशन के चांसेस, जो अभी बेड की बिल्कुल भी अपने पास अवेलेबिलिटी नहीं है नागपुर जगह पे, नागपुर जैसी जगह पे, तो वो अवॉइड कर सके, सो दैट अपन खुद का और खुद के परिवार का भी ध्यान रख सकते हैं और हेल्थ सिस्टम पे जो बर्डन आ रहा है वो भी अपन कम कर सकते हैं। अगर हम मेडिग्रेस हॉस्पिटल की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज पेशेंट्स के लिए अवेलेबल है, क्या कहेंगे? मेडिग्रेस हॉस्पिटल हम लोगों ने जब शुरू किया था आज से 1.5 से 2 साल पहले, तो हम लोग चाहते थे कि यहाँ के जो पेशेंट जो भी आए, यहाँ पे जो ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी जैसे स्त्री रोग तज्ञ और प्रसूति शास्त्र हम लोग बोलते हैं, वहाँ के जो पेशेंट्स हमारे पास आए उनको ऐसा लगे कि वो अपने घर पे ही है और वैसा ही एनवायरनमेंट और वैसी ट्रीटमेंट हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करना चाहते हैं। लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखेंगे तो हम यहाँ पे जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है, जो नॉर्मल डिलीवरीज है, सिजेरियन सेक्शंस है, कॉल्पोस्कोपी है, अल्ट्रासोनोग्राफी है, कैंसर के जो गर्भाशय के ऑपरेशन होते हैं, जो सर्विस कैंसर के ऑपरेशन होते हैं, वंध्यत्व निवारण की जो ट्रीटमेंट होती है और उसमें जो लैप्रोस्कोपी लगती है, और मेनली मैं स्त्री रोग तज्ञ और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, सो मेनली जो लैप्रोस्कोपिक के सर्जरीज है, जैसे अंडाशय में गांठ है या फिर गर्भाशय में लूले है या फिर गर्भाशय के जो ऑपरेशन होते हैं दूरबीन से, और गर्भाशय के कैंसर के भी ऑपरेशन जो दूरबीन से होते हैं, वो सब हमारी स्पेशलिटी है और हम बहुत सक्सेसफुली यहाँ पे वो ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रदान कर रहे हैं। किसी को अगर हॉस्पिटल में आके आपसे संपर्क करना है तो किस तरह संपर्क कर सकते हैं? हॉस्पिटल का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर? जी, हमारा हॉस्पिटल का नाम है मेडिग्रेस हॉस्पिटल। हम 6th फ्लोर श्री राधे हेल्थ हाइट्स, नीति गौरव कॉम्प्लेक्स के अपोजिट सेंट्रल बाजार रोड रामदास पेट में स्थित है। हमारा हॉस्पिटल का जो कॉन्टैक्ट नंबर, लैंडलाइन नंबर है वो है 0712 665 2273। आप इस लैंडलाइन नंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर पवन बिलानी, मेडिग्रेस हॉस्पिटल रामदास पेट नागपुर से आपके समक्ष हूँ। आपको मातृत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप जो जितनी माता है और बच्चे हैं वो सब सुरक्षित रहे, यही हमारी